हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 9। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में हमने आपको परिनालिका के लिए और कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व किस प्रकार ज्ञात किया जाता है हमने आपको ये सिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्वप्रेरकत्व नहीं बल्कि अन्योन्य प्रेरकत्व सिखाने वाले हैं। अर्थात हमारे पास दो समाक्षीय रूप से रखी हुई कुंडलियां हैं। समाक्षीय का मतलब होता है कि दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, तो दो समाक्षीय रूप से रखी हुई कुंडलियां हैं, उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। और दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं दो कुंडलियां हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर दो कुंडलियां बनाई हैं। ठीक है, दोनों कुंडलियां कैसे हैं? समाक्ष रूप से रखी हुई है, अर्थात दोनों का केंद्र जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, देखिए प्राथमिक कुंडली जो है इसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? R1 है। और द्वितीय कुंडली जो है इसकी त्रिज्या क्या है? छोटी है, और अर्थात मान लीजिए R2 है। और यहां क्या है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N1 है। और दोस्तों, इस द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N2 है। ठीक है, इसमें क्या है? त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी है? R2। और ये N1 और N2 क्या है? फेरों की संख्या, तो आप लिखेंगे इसमें फेरे। N1 फेरे हैं इसमें और इसमें है N2 फेरे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चित्र आपको समझ में आ गया होगा कि दो समाक्षीय रूप से रखी हुई कुंडलियां हैं। ठीक है, जिनके केंद्र क्या है? सेम होंगे। और क्या है? O केंद्र है इन दोनों का। अब इसको हम प्राथमिक कुंडली मान रहे हैं और इसको द्वितीय कुंडली मान रहे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, ठीक है, फेरों की संख्या N1 तथा त्रिज्या R1 है। इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 तथा त्रिज्या R2 है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया। और हम ये देख पा रहे हैं कि R1 इज ग्रेटर देन है R2। ठीक है, यानी प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या द्वितीय कुंडली की त्रिज्या से क्या है? बड़ी है। अब दोस्तों, मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में हमने धारा प्रवाहित कर दी। सपोज इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करेंगे तो इसके केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। माना दो, पहले हम इसको लिख लेते हैं, माना दो समाक्षीय रूप से रखी हुई कुंडलियां जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः है R1 व R2 तथा फेरों की संख्याएं N1 व N2 हैं। ठीक है, यदि प्राथमिक कुंडली, अब हमने प्राथमिक कुंडली प्रवाहित धारा क्या मानी है? I1। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होगा? केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम लिखेंगे
केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम B1 मान लेते हैं, क्योंकि धारा I1 प्रवाहित की जा रही है प्राथमिक कुंडली के लिए। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम B1 मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होगा, और कितना होगा हम जानते हैं, जब भी हमारे पास कोई एक कुंडली होती है और उसके अंदर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसका व्यंजक μ0 Ni/2r होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में करा रखे हैं। अब देखिए, क्योंकि प्राथमिक कुंडली के लिए है इसलिए हम इसमें फेरों की संख्या कितनी मान रखी है, हमने n1 मान रखी है। तो इसलिए प्राथमिक कुंडली के लिए है ये, तो इसलिए फेरों की संख्या n1 कर दी, और धारा कितनी है इसमें I1 है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है R1। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को अपने फिगर के अकॉर्डिंग इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि द्वितीयक कुंडली जो रखी है इसके क्या रखी है, पास में ही रखी है, और जब दो कुंडलियां पास पास होती हैं तो उनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व होने लगता है, जो कि हमको निकालना है। लेकिन उससे पहले हमें द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालना है, कितना होगा। तो हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, क्योंकि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा चुंबकीय फ्लक्स, उसको हम मान लेते हैं φ2। ठीक है, क्योंकि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है इसलिए हम द्वितीय कुंडली के लिए इसमें φ2 लगा देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं φ जो होता है वो BA होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लक्स निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्राथमिक कुंडली वाला रहेगा B1, और जो क्षेत्रफल है वो तो द्वितीय कुंडली का रहेगा, इसलिए मैं इसको बना देता हूं A2। दोस्तों यहां पर मैंने मान लिया है कि माना प्राथमिक कुंडली का क्षेत्रफल A1 है और द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल क्या है, A2 है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं या नहीं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो यहां पर क्षेत्रफल जो रहेगा, ठीक है, क्षेत्रफल जो रहेगा वो तो द्वितीय कुंडली का रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा वो प्राथमिक कुंडली का रहेगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहां से हम B1 का मान जो है इसको उठाकर यहां लिख सकते हैं μ0 N1I1 अपॉन 2R1 इंटू A2। ठीक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ गया। ठीक, जब चुंबकीय फ्लक्स निकल के आ जाता है तो उसके बाद अब हम क्या निकाल सकते हैं, द्वितीय कुंडली में कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाल सकते हैं, अर्थात द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हम निकाल सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मतलब होता है कुल चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो बात एक ही है। तो देखिए अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा आगे कर देता हूं। कैसे करेंगे हम, देखिए द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, कितना होता है वो N5 होता है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर द्वितीय कुंडली से बद्ध निकाल रहे हैं हम, तो द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, और फ्लक्स कितना है, φ2 है, तो N2 φ2 हो जाएगा। अब यहां से N2 और φ2 का जो मान है ये, इसको हम यहां लिख देते हैं, कितना हो जाएगा μ0 N1I1 A2 अपॉन 2R1। तो आई थिंक आपको
कुल चुंबकीय फ्लक्स निकालना आया होगा, किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना आ गया है करना, तो अब हम क्या जानते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। परंतु हम क्या जानते हैं, जब हमने आपको अन्योन्य प्रेरकत्व कराया था तो वहां हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होता है N2 वो सदैव MI1 के बराबर होता है। ऐसा हमने आपको अन्योन्य प्रेरण जब कराया था वहां हमने आपको कराया था। ठीक है, तो अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो अन्योन्य प्रेरकत्व जहां हमने कराया था वहां से आप देख लीजिए वीडियो, और उसमें आप देखकर बताइए कि इतना है या नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं, ये भी कुल फ्लक्स है और ये भी कुल फ्लक्स का मान होता है, जो कि क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, इनके RHS बराबर होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के RHS को बराबर करके m का मान निकाल लेते हैं, और यही m जो होगा वही हो जाएगा अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, m क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व, और हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व ही निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों को इक्वल करके। अब देखिए मैं इसको यहां से थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल सके, और उसके बाद फिर हम इसको आगे की तरफ सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको मैंने यहां से रफ किया है, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, MI1 बराबर हो गया म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 I1 और A2 अपॉन 2R1, इतना कर सकते हैं। और दोस्तों यहां से I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो निकल के आया है फॉर्मूला m बराबर म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन 2R1, यही हो गया दोनों समाक्ष रूप से रखी हुई कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूं, ये आ गया। ठीक है, तो आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने देखिए क्या मान रखे, इनकी त्रिज्याएं मान रखी हैं कुंडलियों की। जब कुंडलियों की त्रिज्याएं मान रखी हैं तो क्षेत्रफल का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है A2 और इसको हम क्या मान लें, पाई R2 स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल है, इसलिए मैंने पाई R2 स्क्वायर लिख दिया है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो m का जो मान आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट N1 N2, और A2 की जगह हम कर देंगे पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर इसको लिख दिया है, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और अगर इसमें अभी भी अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से रोक करके इसको दोबारा से देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वरना कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।